हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका सौरभ एकेडमी यूट्यूब चैनल में। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है बिहार पुलिस एसआई नोटिफिकेशन पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन की मुख्य बात क्या है, आप बताइए मुझे कमेंट में, मैं इसके बारे में आगे बताती हूँ। सूरत अधिवेशन आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल बंगाल विभाजन के बाद जो उसके विरोध में कानून चलाए जा रहे थे, उसको स्वदेशी आंदोलन बोल रहे थे, जो 1905 से 1908 तक चले थे। और 1905 में ही आपका बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक उदारवादी नेता थे। फिर उसके बाद आपकी कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी थे। जो अध्यक्ष में उन्होंने 4 प्रस्ताव पारित किया था और स्वराज की जो मांग उठ रही थी, उसको उन्होंने मान्यता दे दी थी। हाँ, हम अपने देश को पूर्ण रूप से स्वराज की मांग करते हैं, हमारे देश को आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने जो 4 प्रस्ताव दिया था वो ऐसे है: स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ों को बनाए हुए करेंगे, बहिष्कार मतलब जो भी विदेशियों के द्वारा बनाए गए उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा थे, उसका बहिष्कार। और राष्ट्रीय शिक्षा, आपको बता दें स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने जो स्टूडेंट थे जो स्टूडेंट शामिल हो रहे थे स्वदेशी आंदोलन में, उन पे भी बहुत ज़्यादा आपका कठोर सजाएँ दी थी, जिसकी वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उदारवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रावधान दिया था। फिर उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जो कि पुणे में होने वाला था। जिस टाइम उदारवादी नेता बाल गंगाधर तिलक जो अध्यक्ष के लिए दावेदार थे। पर कांग्रेस का एक परंपरा थी ना कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष उस जगह से नहीं चुना जाएगा जहाँ पर अधिवेशन होना चाहिए। इस परंपरा को मद्देनज़र रखते हुए फिरोज शाह जो मेहता थे, उन्होंने अपने दिमाग लगाया और जो पूना में होने वाला अधिवेशन था, उसको सूरत में उन्होंने कर दिया। सूरत में कर दिया। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ये लिखा है ना, फिरोज शाह मेहता ने इस परंपरा की वजह से पूना की जगह पे सूरत में अधिवेशन की जगह फिक्स कर दी थी। कारण क्या था कि अगर सूरत में अधिवेशन हुआ होगा तो बाल गंगाधर को यूं ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उस एक परंपरा बनी थी कि जहाँ पे जो लोकल एरिया के लोग वहाँ के अध्यक्ष नहीं बन सकते अधिवेशन में। जबकि बाल गंगाधर तिलक का लोकल प्लेस था सूरत और प्रांत मुंबई में आते थे। अब ये पूना की जगह होने वाला अधिवेशन सूरत में हो गया, इसीलिए इसका नाम सूरत अधिवेशन पड़ा। इसके अध्यक्ष आपका रास बिहारी घोष जी थे। विरोध क्या हो रहा था इस सूरत अधिवेशन में, जो 4 प्रस्ताव स्वदेशी आंदोलन के दौरान पारित किया गया था उदारवादी नेताओं की तरफ से। उग्रवादी कहते थे कि इसका जो परिभाषा है आप मुझे स्पष्ट करिए। जो उदारवादी थे उनकी मांग एकदम सीमित थी। जो उग्रवादी थे वो चाहते थे नहीं, हमें पूरी तरह से अपने भारत को आज़ाद करना है। सूरत अधिवेशन आपका 1907 में हुआ, जिसके अध्यक्ष अब मैंने बता दिया आपको, राम बिहारी घोष जी थे। ये तापी नदी के किनारे हुआ था। ये वनडे एग्ज़ाम में हुआ या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में, इसमें पूछता है कि सूरत अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था, तो तापी नदी के किनारे हुआ था। इसमें 4 प्रस्ताव जो कि जिसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, इसी को लेकर विरोध हुआ था। विरोध तब पकड़ लिया जब आपको फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को जूता लग गया था। तब ये विरोध आग की तरह फैल गया, अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया, पुलिस बुलाकर जो उग्रवादी थे उनको जेल में डाल दिया गया था। ये कांग्रेस का पहला विभाजन था। इसके बाद से ही ये कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी की जगह पर नरम दल और गरम दल में बँट गई। ये आपका पहला था। इससे पहले अगर कहीं पे भी आपको एग्ज़ाम में पूछ दे कि नरम दल और गरम दल को लेकर ना, तो 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद ही गरम दल और नरम दल इनको नाम दिया गया। उससे पहले उनको उग्रवादी और उदारवादी नाम में बाँटा गया था। उग्रवादी नेता 4 थे, आपको पता है, लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन के त्रासदी के बाद उनको ब्रिटेन भेज दिया गया था। दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। और तीसरे थे अरबिंदो घोष, जो पांडिचेरी चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने जाकर अपने अरविंद धाम आश्रम की स्थापना की थी। फिर बिपिन चंद्र पाल जो थे, वो राजनीतिक से संन्यास ले लिए थे। अब ये बाल गंगाधर तिलक जी जेल में रहते हुए मांडली जेल में उनको अंग्रेज़ों ने रखा था। उन्होंने गीता रहस्य नामक एक किताब भी लिखी थी। ये पूछता भी है बाल गंगाधर तिलक की कौन-कौन सी किताबें हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं: गीता रहस्य,
ये मुज़फ़्फ़र हत्याकांड मैं आपको आगे बताऊँगी क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है जहाँ पे क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन जब पढ़ेंगे उसमें पर मैं इसको आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू करा देती हूँ। ये 1908 में एक डाल्सन किंग नामक अंग्रेज़ की हत्या कर दी गई थी। 2 लोग प्रफुल्ली चाकी, खुदीराम बोस ने मिलकर मुज़फ़्फ़रपुर में कर दी थी। अ, बाल गंगाधर तिलक ने इ की एक बात थी जिससे उन्होंने प्रभावित थे, वो बात ऐसे थी अगर किसी व्यक्ति की हत्या नेक काम के लिए की जाती है तो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। इस स्टेटमेंट से ये 2 लोग प्रभावित होकर मुज़फ़्फ़रपुर हत्याकांड को अंजाम दिए थे। फिर उदारवादी नेता, उग्रवादी नेताओं से चिढ़ गए थे, चिढ़ चुके थे क्योंकि अधिवेशन के टाइम में आपकी कुर्सी तोड़, मार-पीट और उस टाइम लाठीचार्ज हो गए थे जैसे लाठियों भी चली थी उस टाइम अधिवेशन में। इसीलिए 1908 में 8 में 1908 में अपने प्रावधान को जो कांग्रेस थी वो बदल दी। बोली कि अब कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव उन प्रांतों की समितियों के माध्यम से होगा। समितियाँ जो थी कांग्रेस के अंडर में बनती थी, कांग्रेस जान चुकी थी अगर समितियाँ मेरे अंडर में बन रही हैं, तो सदस्यों का चुनाव भी मेरे अंडर में होगा, तो उग्रवादी नेताओं से कुछ दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो सूरत अधिवेशन के बाद आपको जो अंग्रेज़ों ने उग्रवादी नेताओं को गरम दल जिसे कहा गया, नियंत्रित करने के लिए ना निम्न कानून बनाए, जिसमें से 4 प्रमुख हैं। पहला था आपका राष्ट्रद्रोही सभा अधिनियम। ये आपको 1907 में बना था। दूसरा था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो 1908 में बना था। फौजदारी संशोधन अधिनियम जो 1908 में ये भी बना था। भारतीय प्रेस अधिनियम जो 1910 में बना था। भारतीय प्रेस अधिनियम में ये था कि आप अंग्रेज अंग्रेज शासन के खिलाफ आप कुछ भी छाप नहीं सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी ऐसी। और सरकार फिर उग्रवादियों को दबाने के लिए तरह-तरह की नीतियाँ, रणनीति भी अपनाई। पहली रणनीति थी आपकी दबाव, सुलह, दमन की नीति। जो दबाव था वो उग्रवादियों पे किया गया, सुलह उदारवादियों से किया गया क्योंकि ब्रिटेन सरकार को उदारवादियों से फ़ायदा था। दमन की नीति उग्रवादियों को कठोर दमन करके दबाने की नीति, फिर प्रलोभन एवं भय की नीति, फूट डालो, शासन करो की नीति भी यहीं से एक मजबूती पकड़ ली थी इस अधिवेशन के बाद से। फिर 1909 का एक अधिनियम आया जो चुनावों को लेकर था। अंग्रेज ये जब एकता विखंडन हो गया उग्रवादी और उदारवादी में, 2 दलों में कांग्रेस बँट गई, तो ज़ाहिर-सी बात है अंग्रेज जीत चुके थे। स्वराज की जो माँग उठ रही थी देश में, उसको खारिज कर दिए वो। बोले कि जब आप में ही एकता नहीं है, तो फिर स्वराज किस बात का? फिर उन्होंने प्रथम निर्वाचित क्षेत्र के द्वारा मुस्लिमों को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें पता चल गया था कि अगर मुसलमानों को हम प्रमोट यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, अगर ये उदारवादी, उग्रवादी एक मिल जाएँगे, तो हमारी तो यहाँ से टाटा बाय-बाय हो जाएगी। फिर इसके परिणाम क्या थे चलिए देखते हैं। सूरत अधिवेशन का जो परिणाम था, सबसे मुख्य परिणाम यही है कि जो राष्ट्रीय त्रासदी हुई, जो सालों से लगभग कई 50 सालों से वो आंदोलन चल रहे थे, 1957 के बाद से तरह-तरह की चीज़ें आ रही थी, वो सबकी एक तरीके से बँटवारा हो गया। अब ज्ञान क्या था, इसके बाद से अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए एकता की ज्ञान जो थी उदारवादियों के अंदर आई, उन्हें लगा कि अगर हम टुकड़ों में रहेंगे तो इस देश को आज़ाद नहीं कभी करा पाएँगे। फिर 1907 से 1914 तक कांग्रेस बिल्कुल निरर्थी थी, उसके पास कोई काम नहीं था कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कोई ऐसा दल नहीं बना, कोई ऐसी आंदोलन नहीं चला। फिर उसके बाद 1914 में जो बाल गंगाधर तिलक जेल में डाले गए थे, उनको रिहा कर दिया जाता है। फिर 1915 में महात्मा गांधी जी एंटर ले लेते हैं। फिर राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, फिर यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन जो था तीसरे चरण में प्रवेश करता है। आपको हम तीसरे चरण में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन, फिर गदर पार्टी का गठन, फिर होम रूल आंदोलन। इसके बाद आपका रहेगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।